11 क्वेश्चन है ना? 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 आप हमको भेजी थी 11 के 17? नहीं 17 ही भेजी थी मैं आपको। रीड मोर होगा नीचे में। बोलने में टाइम लोगों को कम जाता है। आप एक सपना देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। आप एक सपना देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। बड़ा ही खूबसूरत मंजर होगा वो जब कामयाबी शुरू मचाएगी। नमस्कार, रेडियो बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आपको बता दें कि आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में हमारा विषय है चार्टर्ड अकाउंट के क्षेत्र में करियर। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंट के क्षेत्र में जिन बच्चों को जाना है, जिन छात्र छात्राओं को जाना है, उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और उन्हें कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेसर गौतम स्वर्णा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डीडी न्यूज़ के सारे दर्शक को और आपको भी जो हमें ये मौका आपने दिया। और जितने भी बच्चे हैं आज कुछ न कुछ सीखेंगे ही। जिस प्रकार से भी सवाल जवाब होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा उनका मैं कोशिश करूंगा जो जितना मैक्सिमम हो सके दूर करूं। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से हम दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 और अब बिना विलंब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर आपके पास आएंगे और सबसे पहला सवाल, चार्टर्ड अकाउंट पे हम लोग बात करने वाले हैं और विषय हमारा यही है, तो सबसे अहम ये हो जाता है जानना कि चार्टर्ड अकाउंट है क्या। हम चाहते हैं आप दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं। बिल्कुल मैम। चार्टर्ड अकाउंटेंट देखिए बेसिकली लोग शॉर्ट में सीए कहते हैं। सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो यह एक प्रकार का प्रोफेशन है जिस तरह फार्मर है या बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है और भी बहुत सारा कोर्सेज हैं या फिर प्रोफेशन है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रकार का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में जो खासकर तो कॉमर्स के बच्चे का एक सपना होता है कि हम बड़े होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन कॉमर्स के बच्चे के अलावा अदर बच्चे जो स्ट्रीम से हैं, चाहे वो साइंस से हो जाए या फिर आर्ट से हो जाए, जिस स्ट्रीम से भी बच्चे होंगे वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकता है। तो ये एक प्रोफेशन तो है ही। तो अब ये प्रोफेशन का मेन जो है वर्क डिसाइड करता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा जाए तो नॉर्मली जो है फिनेंशियल से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में, अब वो इंडिया हो जाए, भारत हो जाए या फिर विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर है चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स। और किसी भी कंपनी का वित्तीय जो फिनेंशियली डिसीजन लेने हैं या फिर लेखा जोखा जो करने हैं, टैक्स से रिलेटेड जो बातें होगी या फिर क्रेडिट एनालिसिस होगी और जो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग के जितने भी लेखा जोखा हैं, हिसाब किताब हैं रखना, तो फिर इसको मेंटेन करना। फिर बैंकिंग सेक्टर में हम लोग जाएंगे तो बैंक का ऑडिट करना या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिजनेस करेंगे इसके जितने भी हिसाब किताब लेखा जोखा होगा उसको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना, जिसको आप बुक कीपिंग भी कह सकते हैं। तो यह बेसिकली मैम जो एक ऐसा प्रोफेशन है जो कंपनी को तो नीड है ही, घर में भी नीड है, छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी नीड है और इसे एक तरह से इकोनॉमिकल ब्लड कहा जा सकता है, रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, कंपनीज को नीड है और बच्चे इस कोर्स को करेंगे तो काफ़ी उनका स्कोप भी है। जी मैम। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कैसे और कब से करनी चाहिए, अगर शुरुआत से बात करें तो। बिल्कुल मैम।
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये चाह रही हैं कि बच्चे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो 10th के बाद इसमें स्कोप दिख जाता है। तो 10th के जैसे 10th का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड दिया, तो उस बोर्ड के बाद बच्चे डिसाइड कर लेंगे कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो एक तो स्कोप है कि 10th के बाद भी एंट्री कर सकता है, और दूसरा है जो अगर 10th में डिसीजन लेने में लेट हो गया या नहीं ले पाया तो 12th का क्लासेस बोर्ड एग्ज़ाम देगा, तो 12th बोर्ड के बाद भी वो बच्चा उसमें जा सकता है, चाहे वो स्ट्रीम कोई भी हो, कॉमर्स का स्ट्रीम हो, साइंस का स्ट्रीम हो, आर्ट्स का स्ट्रीम हो, तो सारे स्ट्रीम के बच्चे उसमें जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो देखा गया है 90% स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं वही इस स्ट्रीम में जाते हैं। तो पहले तो था कि 12th पास करेगा तभी जाके सीए का में एडमिशन्स होगा, पहला एग्ज़ाम में होगा जिसे सीए फाउंडेशंस कहा जाता है। लेकिन अब नए सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सीए फाउंडेशंस में एंट्री आफ्टर 10th ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और वो बच्चा 10th के बाद 11th 12th के साथ साथ अपनी सीए की भी पढ़ाई कर सकता है। और 12th के बाद वो 12th का जैसे बोर्ड देगा उसके बाद वो उसका एग्ज़ाम भी पहला एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। फर्स्ट एग्जाम क्लियर करेगा, उसके बाद फिर सेकंड लेवल है, फिर थर्ड लेवल है। तो इस प्रकार से वो पहला जो एंट्री है वो 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करवा के 12th के बाद वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। आपने 10th का जिक्र किया, तो जानना चाहेंगे कि 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में करियर बना रहे तो? सब्जेक्ट की बात किया जाए तो 10वीं के बाद वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी स्ट्रीम से जा सकता है बच्चा, लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है तो उसे कॉमर्स पेपर पढ़ना चाहिए, जिसमें मेन पेपर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ ये होते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो सीए का सीए प्रोफेशन में इन करेगा, बच्चा एडमिशन्स लेगा, तो अकाउंट्स की जानकारी, बेसिक जानकारी उसके पास रहेगा, इकोनॉमिक्स की जानकारी रहेगा, बिजनेस स्टडीज़ की जानकारी रहेगा। तो बच्चों को 10th के बाद कॉमर्स पेपर लेना चाहिए अगर वो सीए अपना सपने के रूप में देखता है, सीए में अपना कैरियर को चाहता है तो। जी, एक फिर से सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं ताकि अगर उनके पास भी कोई सवाल है तो वो हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से हम नंबर बता देते हैं 18003456 171। सर फिर से आपके पास आएंगे। 12वीं के बाद चार्टर्ड अकाउंट के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा विस्तार पूर्वक जानना चाहिए। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम दिया, 12वीं का एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, और सीए फाउंडेशन का कोई सीए का जो है कोई बेसिकली कॉलेज नहीं होता है। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग का, मेडिकल का या एमबीए का, बीबीए का कॉलेजेस हैं, तो सीए का कोई कॉलेज नहीं है। इसके पूरे जो कंट्रोल करती है वो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और 6 पूरे इंडिया के में 6 रीजनल ब्रांचेज हैं, और मेन स्टेट में इसके ब्रांचेज खुले हुए हैं, जिससे कि बच्चों को सहायता मिल सके, वहाँ से हेल्प मिल सके, जो बच्चा कैसे एडमिशन लेगा, और उस कोर्स से रिगार्डिंग जितनी भी तरह की जानकारी है, प्रोस्पेक्टस हो गया, फिर कोर्स फी हो गया, या बेसिक क्लासेस भी सीए इंस्टीट्यूट कराती है। तो ये हर स्टेट में कैपिटल में रहता है। और 12th का बच्चा जैसे पास किया तो पास रिजल्ट निकले या ना निकले तो उसे सीए फाउंडेशन में पहला एंट्री ले लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, और सीए का फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए। अब वो प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के तौर पे भी कर सकता है, या फिर किसी न किसी इंस्टीट्यूट या फिर सीनियर के सहारे वो एक रेगुलर बेसिस पे एक रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करता है। नॉर्मली जो देखा गया है, सीए फाउंडेशन का कोर्स एकदम प्राइमरी लेवल का बेसिक कोर्स होता है, जिसमें कि अकाउंट्स का पेपर, मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स का पेपर है, फिर इकोनॉमिक्स का है, थोड़े बहुत लॉ के बेसिक नॉलेज हैं, बहुत बेसिक नॉलेज की बात होती है वहाँ पे। तो इसका 4-4.5 महीना का कोर्सेज होता है। वो किसी भी संस्थान से, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के या फिर सेल्फ स्टडी करके वो पास कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानना चाहेंगे विस्तार पूर्वक। इसकी एग्ज़ाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सीए फाउंडेशंस का एग्ज़ाम है, उसका दाखिला का पहला आफ्टर 12th ही है, जिसमें कि सीए फाउंडेशन में एंट्री लेगा। दूसरा एक स्टेप और भी है, जो बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन के बाद भी उसमें डायरेक्ट सेकेंड लेवल पे, IPCC लेवल पे वो पहुंच सकता है। और इसमें दाखिले के लिए
जो है कुछ उसके नॉर्मल से फीस हैं सी इंस्टीट्यूट का, वो फीस भर के बच्चा, और एकदम नॉमिनल सा फ़ी होता है, 6200 के आसपास का फ़ी है, तो वो फ़ी भर के बच्चा बुक भी मंगा सकता है, बुक भी आ जाता है उसके इंस्टीट्यूट से, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के टाइप का, तो वो बुक्स भी, मटेरियल भी मिल गया, बच्चा अपने चाहे तो खुद से भी स्टडी करके भी निकाल सकता है। और फिर साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं, एक तो एग्ज़ाम मई में होते हैं और दूसरा एग्ज़ाम नवंबर में होती है। पिछले लास्ट 2 साल से थोड़े डिस्टर्ब था कोरोना लेके, जिस कारण से एग्ज़ाम का शेड्यूल भी थोड़ा चेंज हुआ है, मई के बदले में जून में चला गया था एग्ज़ाम, और नवंबर के बदले में ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर चला गया था। लेकिन फिर से शेड्यूल ठीक ठाक हो जाएगा आने वाले समय में, और अभी फ़िलहाल जून में ही इसका एग्ज़ाम है, इसी मंथ इसका एग्ज़ाम भी है सीए फाउंडेशंस का। जी मैम। सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा, चर्चा भी हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से नंबर बता देते हैं 18003456 171। सर, क्या ग्रेजुएशन के बाद भी चार्टर्ड अकाउंट की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन कर लिया, किसी भी स्ट्रीम से करे, कॉमर्स से करेगा तो उसको फ़ायदा ये मिलता है कि बेसिक के उसके पास नॉलेज रहता है, लेकिन अगर वो अदर स्ट्रीम से भी पास किया है तो भी जाके वो सीए में इन कर सकता है। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर जाएगा तो उसको फाउंडेशन, उन बच्चों को फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, फाउंडेशन का जो बेसिक एग्ज़ाम है उससे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होता है। जी। और डायरेक्ट सेकंड लेवल जो आईपीसीसी लेवल का है, तो उस लेवल में वो एंट्री ले सकता है, दाखिला ले सकता है। यानी कि 12th अगर वो किसी और सब्जेक्ट से भी कर रहा है, जैसे आर्ट्स हो या फिर साइंस भी हो गया, तो ग्रेजुएशन में वो, या फिर ग्रेजुएशन भी अदर किसी सब्जेक्ट से कर रहा है, तो उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर सकता है। लेकिन सर, ऐसा माना जाता है कि कॉमर्स ही जो लेता है वही चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में जा सकता है। ऐसा देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, पहले से डिसाइड हो चुका है कि हमें इस कैरियर में जाना है, तो 99% या 95% ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉमर्स स्टार्टिंग से ही पढ़ता है, तो कॉमर्स स्टार्टिंग से पढ़ने से उसे आसानी से सहूलियत मिल जाता है। और होता क्या है कि 12th पास करने के बाद अगर वो बच्चा सीए में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना स्टार्ट करता है तो टाइम थोड़ा कम लगता है, 4 से 5 साल में वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन किया तो फिर 12th के बाद 3 साल ग्रेजुएशन के लग गए, और फिर जाके 3 साल 4 साल लग जाएगा उसको सीए का आईपीसीसी एंड सीए फाइनल निकालने में, फिर आर्टिकलशिप में, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो उसमें क्या होगा कि टाइम टेकन थोड़ा ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि बच्चे 12th पास करे और सीए फाउंडेशंस का एग्ज़ाम क्लियर कर ले, और फिर देन आईपीसीसी का एग्ज़ाम और सीए फाइनल में फिर वो बच्चा सीए फाइनल का क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम देके क्वालिफाई कर जाए। इससे समय भी बचेगा और उसके पैसे भी बचेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, थोड़ा सा डीपली जानना मैं तीनों लेवल की सब्जेक्ट की बात करूंगा। जैसे सीए फाउंडेशंस में जो बेसिक लेवल है, सर, एक करके विस्तारपूर्वक। तो बेसिक लेवल है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग का जो तो मेन पेपर है ही, अकाउंटिंग का भी बेसिक लेवल, जैसे कि मान लीजिए कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैंक रिकन्सिलेशन, पार्टनरशिप, कंपनीज, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर से बेसिक लेवल का क्वेश्चंस आता है जो 11-12 लेवल का रहता है। 11-12 लेवल से लगभग 60 to 70% अकाउंट्स का सिलेबस मैच भी करता है सीए फाउंडेशन में जी। और फिर उसके बाद मैथमेटिकल हो गया, तो मैथमेटिक्स में भी कुछ पार्ट स्टैट्स का रहता है, कुछ पार्ट आपका मैथमेटिकल टर्म का रहता है जो बेसिक लेवल में काम भी देता है। अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स हो गया, फिर परसेंटेज हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर स्टैट्स पोर्शन से मीन, मीडियन, मोड एंड डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये डिफरेंट चैप्टर्स रहेगा। फिर कुछ लॉ का टॉपिक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, तो ये सब सिलेबस रहेगा। फिर इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो इकोनॉमिक्स का पार्ट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी और माइक्रो एंड मैक्रो 2 पार्ट होती है, उन दोनों का मिक्स सिलेबस इसमें रहता है। और थोड़े बहुत पार्ट इंग्लिश का भी रहता है, इंग्लिश कम्युनिकेशंस हल्का सा पार्ट रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े मार्क्स के लिए रहता है।
और इसका कुछ जो पार्ट में है वो सब्जेक्टिव भी है, फिर कुछ पार्ट में ऑब्जेक्टिव का भी एग्ज़ाम। जी जी। अब तो लगभग से इसके बाद वाला लेवल जो है उसमें भी कुछ 30% ऑब्जेक्टिव करने का प्रावधान सी ये तो इंस्टीट्यूट आपने ने फाउंडेशन निकाला की है। सब्जेक्ट की बात करी, उसके बाद से उसके बाद आईपीसीसी में जो मेजर पेपर है 2 ग्रुप होती है, एक ग्रुप का नाम फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। अब जो है फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर एंड सेकेंड ग्रुप में 4 पेपर हैं। जैसे अकाउंटिंग का पेपर दोनों ग्रुप में है, अकाउंटिंग 1 एंड एडवांस अकाउंटिंग। फिर कॉस्टिंग का पेपर हो गया, मैनेजमेंट का पेपर हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, लॉ हो गया, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हो गया, और थोड़े बहुत पार्ट जो हैं इकोनॉमिक्स के भी आईपीसीसी में ऐड किया है। तो ये आईपीसीसी के 2 ग्रुप हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम एक बार में क्लियर भी करता है और एक साथ 8 पेपर का एग्ज़ाम देता है। लेकिन 8 पेपर का एग्ज़ाम देने में थोड़े से बच्चों को हार्ड पड़ता है 8 पेपर को मैनेज करने में। तो मेरी जो सलाह रहेगी, तो अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि आप 8 पेपर का एग्ज़ाम एक साथ दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप ग्रुप वाइज भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप का या सेकेंड ग्रुप का कोई भी ग्रुप का एग्ज़ाम आप एक बार में दे दीजिए, फिर अगले 6 मंथ में दूसरे ग्रुप का एग्ज़ाम आप दे के क्लियर कर सकते हैं अपना पेपर। और सबसे बड़ी बात इस एग्ज़ाम में, खासकर आईपीसीसी में और फिर सीए फाइनल में, है कि 60%, अगर 60% मार्क्स आपका एक पेपर में आ जाता है और ओवरऑल पासिंग मार्क्स 50% है, लेकिन अगर और एक पेपर में 40% मिनिमम चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो अगर परसेंटेज देखा जाए तो 50 चाहिए। तो मैं दो बातें यहाँ पे बोल गया, दोनों को मैं डिटेल से समझाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। जो 40% तो पासिंग मार्क्स है, लेकिन ओवरऑल एग्जाम क्लियर करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। और साथ ही साथ मैं जो 60% मार्क्स की बात किया, तो अगर किसी बच्चे ने 50% ओवरऑल मार्क्स नहीं ला पाया और किसी एक पेपर में अगर 60 मार्क्स है, तो वो पेपर उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगली बार जब वो एग्ज़ाम में बैठेगा तो वहाँ पे उस पेपर में जिसमें वो 60 या एबव मार्क्स लाया है, उसका एग्ज़ाम उसको नहीं देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से, और ये जो है थोड़ा वर्किंग नॉलेज का पार्ट है। जैसे बेसिक नॉलेज मैंने बताया कि फाउंडेशन में बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और पढ़ाई होती है। फिर आईपीसीसी में थोड़े वर्किंग नॉलेज, और जो सीए फाइनल है सेम पेपर या कुछ और भी पेपर ऐड है, माफा है, टैक्सेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फिर और ये लॉ से रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो ये लगभग 60 to 80% पेपर सेम ही रहता है, लेकिन उसका लेवल बदल जाता है। उस लेवल में एडवांस लेवल हो जाता है, एक्सपर्टाइज लेवल हो जाता है सीए फाइनल में। तो सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में ईच ग्रुप में 4 पेपर करके होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर एंड सेकेंड ग्रुप में भी 4 पेपर होते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों ग्रुप एक साथ भी एग्ज़ाम देता है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको लगता है कि एक साथ निकालने में दिक्कतें आएगी या उतना एग्ज़ाम में मेहनत नहीं कर पाएगा, या उसको उस टाइम पीरियड में पढ़ाई नहीं हो पाया है, तो वो एक एक करके भी एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। फर्स्ट ग्रुप पहले निकालेगा, फिर सेकेंड ग्रुप निकालेगा। तो इस प्रकार से उसी दौरान एक मुश्किलें जो आती है बच्चों को, खासकर सीए के बच्चों को, कि कोर्स भी पढ़ना है, क्लासेस भी करने हैं, और साथ ही साथ आईपीसीसी अगर एग्ज़ाम क्लियरिफाई कर लिया तो उसको 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो सीए किसी अपने सीनियर सीए के फर्म में ज्वाइन करना पड़ता है, और उस 3 साल के पीरियड में काम सीखने पड़ते हैं, जिसे कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहा जाता है। पढ़ाई के साथ साथ जी, तो उसमें कुछ पैसे भी इनकम के तौर पे, पॉकेट मनी के तौर पे हो जाते हैं। बस नॉमिनल सा इनकम ही होता है, लेकिन काम सीखने का मौका बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जी सर, अगला सवाल हमारा ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कितने साल का होता है, और एज लिमिटेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहते हैं बच्चे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? जैसे कि आप जो क्वेश्चंस आपका है, 2 क्वेश्चंस आपने पूछा मैम। सबसे पहला कि कोर्स कितने साल का कोर्स कितने साल का होता है? तो ये कोर्स लगभग अगर देखा जाए तो 12th पास करके अगर कोई बच्चा जाता है तो 4 साल का ही कोर्स होता है। लेकिन बच्चे एक बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो अगला एग्ज़ाम, फिर अगला एग्ज़ाम, तो 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं। 1-2 बार लोग फेल भी करते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट और प्रॉपर ढंग से प्लानिंग किया जाए तो 4 to 5 ईयर में सारे एग्ज़ाम
बच्चा क्लियर कर सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मैक्स टू मैक्स अगर सही ढंग से पढ़ाई उन्होंने किया है और एक प्रॉपर ढंग से गाइडलाइन किसी न किसी सीनियर से या किसी न किसी इंस्टीट्यूट से वो प्रॉपर ढंग से लिया है तो 5 ईयर में वो कोर्स क्वालिफाई कर सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल है, जो 20 साल 21 साल में 22 साल में सीए बन गए हैं। कम कम एज के बच्चे भी सीए बन जाते हैं। और ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो 24 साल 25 साल या 4 साल 5 साल दे रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो बहुत सारे उसके रीजंस भी हैं। मैक्सिमम एज लिमिटेशन क्या है? सेकंड क्वेश्चन था आपका एज लिमिटेशन। तो सीए के एग्ज़ाम में पास करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इवन कि लोग आफ्टर रिटायरमेंट भी 60 इयर्स के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल या लोग हैं जिनका कि शौक था कि मैं सीए बनूं, तो 60 ईयर के बाद भी उन्होंने सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो एज लिमिट का कोई बार नहीं है और ना तो यहाँ पे रिजर्वेशन किसी टाइप का है और ना ही कोई भी एज का कोई लिमिटेशन रखा गया है। बिना कोचिंग क्लास के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उनका दिल करता है कि वो घर से प्रिपरेशन करे, तो क्या वो सीए की तैयारी कर सकते हैं? अगर घर से करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या विकल्प है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो? फिनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे शहर में जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस वो जमा नहीं कर सकता है। तो बच्चे वहाँ अगर मेहनती हैं तो जो बुक्स हैं वो सेल्फ स्टडी करके और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट के द्वारा मटेरियल प्रोवाइड की जाती है, आरटीपी प्रोवाइड की जाती है, और इंस्टीट्यूट का कुछ कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराई जाती है। तो वो सेशन अटेंड करके बच्चे चाहें तो बिना पैसे खर्च किए भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। वैसे भी सीए के एग्ज़ाम में आप दूसरा में कोई भी प्रोफेशन में कंपेयर कर लीजिए, चाहे वो मेडिकल का हो, बीबीए एमबीए हो, इंजीनियरिंग हो, मास कम्युनिकेशंस हो या अदर किसी भी तरह की सेक्टर का डिस्कस हम लोग करें, तो सबसे कम कॉस्ट में सबसे कम पैसे खर्च करके एक सीए बना जा सकता है। तो जैसा कि मैं एक लमसम अमाउंट बोल भी दूं आपको, अगर बच्चा +2 पास किया है तो +2 के बाद जो 4 से 5 साल में रहने खाने का कॉस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर किसी इंस्टीट्यूट का फीस भी देता है तो 1 से 1.5 लाख रुपये में पूरे 5 साल में वो अपना ट्यूशन फी दे के पढ़ाई कर सकता है। तो इतना मिनिमम कॉस्ट किसी भी प्रोफेशंस में, इतना मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट किसी भी प्रोफेशन में नहीं लगता है। फिर भी अगर 1 से 1.5 लाख का कॉस्ट भी उसके लिए दिक्कत वाली बात है तो सीए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है कुछ कोर्सेज अपने ब्रांच लेवल पे हर जगह, जैसे सीए का हेड ऑफिस में भी क्लासेस होती है, ब्रांच लेवल पे भी क्लासेस होती है, और तो वहाँ पे वो बच्चे पढ़ के पास कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो स्कॉलरशिप भी देती हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, अगर टैलेंट बच्चे हैं तो वो स्कॉलरशिप भी देती है। वहाँ पे उन बच्चों का कोई फीस नहीं लेती है, निःशुल्क उन बच्चों को पढ़ाती है। तो बच्चों को उन इंस्टीट्यूट का पता करना पड़ेगा और जिसके कारण वो अगर फ़ी नहीं भी दे पाए फिर भी अगर वो पढ़ना चाहता है, फिनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो पढ़ सकता है। जी, सीपीटी और आईपीसीसी की परीक्षा क्या है, दोनों में क्या अंतर है? आपने सीपीटी और आईपीसीसी का नाम लिया, तो सीपीटी का नाम अब बदल के हो गया है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। तो ये सीए इंस्टीट्यूट कुछ न कुछ नाम चेंज करते रहते हैं, तो है तो बेसिक लेवल पे सेम ही बात, लेकिन नाम वगैरह चेंज करते रहते हैं। जैसे सीपीटी बदल के हो गया सीए फाउंडेशन और आईपीसीसी पहले था इंटरमीडिएट था, तो कभी इसका नाम प्रोफेशनल एजुकेशन 1, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन 2, कभी सीए फाउंडेशन, तो फिर उसके बाद इंटरमीडिएट। तो अभी जो नाम है सीपीटी का नाम चेंज हो गया है और ये नाम हो गया है सीए फाउंडेशन, और आईपीसीसी का नाम आईपीसीसी है। तो सीए फाउंडेशन में वही मैंने जो डिस्कस किया था पहले, इसमें बच्चे 12 पास करके सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देगा। कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कुछ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और बच्चे अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, जैसा कि डिस्कशन में मैंने पहले बता भी चुके हैं, तो वो बच्चे पास करके फाउंडेशन पास कर सकते हैं। सर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें एक बार में सफलता नहीं मिलती, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 1 बार 2 बार 3 बार बच्चे निराश हो जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? बच्चे को निराश नहीं होना है। सीए देखिए, सीए चार्टर अकाउंटेंट बनना इंडिया के लिए भी और एक टफेस्ट एग्ज़ाम में माना गया है, और टफ है भी, माना ही नहीं गया है, टफ तो एग्ज़ाम है ही। कुछ बच्चे तो ठीक है एक बार में निकाल लेते हैं, टैलेंटेड है या फिर लक साथ दिया, लेकिन सीए एग्ज़ाम में
मैक्सिमम जो बच्चे कहिएगा, मैक्स टू मैक्स बच्चे कम से कम 1 से 2 बार 3 बार तो फेल करता ही करता है। लेकिन उन बच्चों को मेरा सलाह यही रहेगा कि आप निराश ना हो। सीए बनना है, कोई आसान काम आप करने नहीं जा रहे हो। सीए को कहा भी जाता है जो आप जब सीए बन जाओगे तो लाइफ टाइम मरते मरते तक भी साइन करोगे तो उसकी वैल्यू है, आपको उसके पैसे मिलेंगे। या फिर आप नहीं भी काम करना चाहते हो, किसी भी जगह पे आप चले जाओ, लेकिन अपना अगर किसी फर्म में नाम दे दोगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अर्निंग का सोर्सेज आपको रहेगा, या कुछ बैंक ऑडिट है या फिर और भी अदर सोर्सेज से इनकम का वहाँ पे प्रोविजन रहता है। एक बार कोर्स करने के बाद कंटिन्यूटी बनी जी जी जी, तो वो प्रोविजन रहता है। तो बच्चे अगर फेल करते हैं तो अपनी जिस कारण से फेल किया उसका एनालिसिस करना है, और 1 बार 2 बार 3 बार फेल करने से घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, शायद ही 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 1 बार में निकालते हैं, नहीं तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार तो लगता ही लगता है। लेकिन 1 बार लग गया तो फिर उससे बढ़िया सीए हो भी नहीं सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे सीए हैं जो 1 बार में निकाला लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से क्वालिफाई कर गया, लेकिन जो बच्चे 1 बार 2 बार फेल किए तो फेल करने का क्या दुष्परिणाम होता है, तो उसका अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। सर, अगला सवाल हमारा ये है, जाते जाते आप उन छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपनी करियर बनाना चाहते हैं? जाते जाते मैं उन सारे बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, और आप कॉमर्स में काफ़ी क्रेज अब बढ़ भी रहा है, जिसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है। तो आप सीए का कोर्स करिए, कॉमर्स का सिलेक्शन करिए। अब केवल साइंस में या आर्ट्स में कैरियर नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, यूपीएससी से भी ऊपर उठिए। तो कॉमर्स में कम पढ़ाई में कम टाइम में आप अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो कॉमर्स को एक बार आप एनालिसिस करिए और इससे रिलेटेड कोर्सों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ बढ़िए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और दर्शकों को इतनी तमाम जानकारी दी। धन्यवाद मैम, थैंक यू। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।